तो एक्सेस कंट्रोल के जो लास्ट लेक्चर के एंड पे मुझे ये स्लाइड दिखानी याद नहीं रही, विच इज कॉल्ड सिस्को अटैक कंटिन्यूम। ठीक है, कि अगर अटैक किसी कंपनी के ऊपर होना है तो कंपनी को बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर स्टेज क्या होगी। ठीक है ना। सबसे पहले बिफोर स्टेज ये है कि आपके पास जो सा डिस्कवर कर सकें आप। ठीक है, कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि अटैक हो रहा है ना, एनफोर्समेंट करेंगे और हार्डनिंग ऑफ द नेटवर्क करेंगे। उसके लिए आपके डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज होते हैं। हर कंपनी अपनी डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्ट बेचनी होती है उस तरह बताते हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल इस पार्ट ऑफ स्लाइड की तरफ नहीं जाऊंगा। तो आपके पास प्रिवेंटेटिव और डिटेरेंट कंट्रोल जो से हैं, वो जो से हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। कि आपने एक फेंस लगा दी, आपने लॉक लगा दिया, ये सारे प्रिवेंटेटिव डिटेरेंट का टाइप के कंट्रोल है। अब इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ अटैक जो है उसमें आपने डिटेक्शन करनी है और करेक्टिव मेजर करने हैं। ठीक है, डिटेक्ट किया कि अटैक हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस वेबसाइट से आ रहा है, किस आईपी एड्रेस से आ रहा है, और फिर उसके बाद रिकवरी कंट्रोल आ जाते हैं कि जब आप अपने आप को आइसोलेट कर चुके, तो अब आपने रिकवर कैसे करना है, मेलवेयर रिमूव कैसे करना है, बैकअप कैसे रिस्टोर करना है, और ये सारा कुछ। ठीक है, इसके अंदर से इसको अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करता है, जूनिपर अपनी सेल करेगा, पालो अल्टो डिफरेंट करेगा, पर ये सिस्को ने शुरू किया। सिस्को अटैक कंटिन्यूम के बिफोर क्या होना है, ड्यूरिंग क्या होना है और आफ्टर क्या होना है, फिर उसके नीचे लोग अपने अपने डब्बे बना देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक सिस्को की वेबसाइट से उठाई है। एनीवे तो उसके बाद आ जाता है एक्सेस कंट्रोल मॉडल। और एक्सेस कंट्रोल मॉडल अगर आपको याद हो, हमने सीसीएनए सिक्योरिटी में पढ़ा और सीआईएसएसपी में बहुत हार्डकोर हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक जो पहला मॉडल होता है इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल मॉडल, डैक उसे हम कहते हैं। ठीक है, कि आप जिस तरह अब सिंपल विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक फोल्डर बनाते हैं, तो आप खुद ब खुद उसके एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं और आपकी मुकम्मल इजारादारी हासिल होती है। यू हैव अ फुल कंट्रोल कि आपने किसको एक्सेस देनी है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, आपकी डिस्क्रिप्शन है। और दूसरे टाइप ऑफ ये जो तीन मॉडल्स हैं आर कॉल्ड नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, नंबर वन उसके अंदर आता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल क्या कि एनफोर्स्ड बाय एक्सेस पॉलिसीज, कि आपने पॉलिसीज लगा दी कि ये स्पेसिफिक फोल्डर इस तरह एक्सेस होंगे, ये नहीं होंगे, उस हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद एक और जो सब्जेक्ट लेबल्स वगैरह के हिसाब से। उसके बाद आ जाता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसके बारे में हम डायग्राम्स मैंने बड़ी मेहनत करके बनाई है, तो देखते हैं। हमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या कि अगर एक बंदा जो सा है उसका रोल अलाउ करता है, ठीक है, कि अगर वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो इंजीनियरिंग के फोल्डर खोल सकता है, अगर एचआर में तो एचआर के फोल्डर खोल सकता है, आईटी में तो आईटी के प्रोजेक्ट फोल्डर खोल सकता है। तो रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट हमारे फोल्डर्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट जो है वो डायनेमिक चीज है, यूजर का यूजर मोस्टली। ठीक है, फिर होता है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, कि ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, लाइक एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हो सकते हैं, कि क्या यूजर घर से काम कर रहा है तो घर, अगर वो बिल्डिंग से काम कर रहा है बिल्डिंग, अगर वो कंसोल से कनेक्टेड है या कॉपर से कनेक्टेड है या वायरलेस से कनेक्टेड है, किस तरह कनेक्टेड है, और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, क्या वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, क्या उसे इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए हम घर से फाइलें उठाने की परमिशन देते हैं या नहीं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि भाई किस किस्म के आपने एट्रीब्यूट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो से हैं ये एक्सेस कंट्रोल मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ये भी हर बंदा जो सा डाटा ओनर है और उसने अपनी डाटा ओनर डाटा की खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी, वेरी सिंपल, मगर सिक्योरिटी पॉलिसी कैन बी बाईपास्ड, कि आपको नहीं पता कि उसने किस किस को एक्सेस दी हुई है। अक्सर ये होता है कि लोगों की कंपनी के अंदर वन ड्राइव यूज हो रही होती है और लोगों ने उस वन ड्राइव को अपने जोन से हैं, ये जो कंपनी जो क्लाउड पे चली गई हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपने ही उस फोल्डर को राइट क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने प्राइवेट ईमेल एड्रेस से शेयर कर लेते हैं। ठीक है, गो के सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपके पास हैं जो क्लाउड ट्यून्ड है, तो उनके पास कंट्रोल होता है कि कौन कौन सी डोमेन्स को हम व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं। एनीवे फिर उसके बाद आ जाता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन इन्फॉर्मेशन फ्लो, कॉम्प्लेक्स एडमिन है। ठीक है, आरबैक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, और स्केलेबिलिटी इजी टू मैनेज है, मगर आपको रोल इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे कंपनीज के अंदर। ठीक है, मैनेजर्स और ये वो। ठीक है, नॉट नॉट अ जॉब टाइटल, रोल्स, कि यार ये इस रोल में बैठेगा, ये इस रोल में बैठेगा, अच्छा इस बंदे को एचआर के इन डॉक्यूमेंट्स पे परमिशन चाहिए, तो इसे एचआर बेसिक रोल, एचआर हायर रोल, जिस तरह भी आप करना चाहते हो। ठीक है, और ए बी ए सी फ्लेक्सिबिलिटी है, मगर कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से डैक और मैक से बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हम उसको देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये जो है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल के मेरे पास एक फोल्डर था। ठीक है, और मैंने उस फोल्डर को कहा कि यूजर ए जो है वो रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। तो जिस तरह यूजर ए ने उसे एक्सेस किया, रीड के लिए तो होगी, राइट के लिए उसे परमिशन ब्लॉक होगी। सिंपल डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है। अच्छा, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल क्या कि क्लियरेंस लेवल जो सा है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये यूजर ए है उसका टॉप सीक्रेट क्लियरेंस लेवल है,
और वो कैटेगरी इंजीनियरिंग के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, ये लेबलिंग और क्लासिफिकेशन और लेबलिंग दोनों आ गई इस कैटेगरी में। यूजर बी है, उसका क्लियरेंस लेवल सीक्रेट है मगर वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अब जो वो ऑब्जेक्ट या जिस रिसोर्स को वो एक्सेस करना चाहता है उसका क्लियरेंस लेवल टॉप सीक्रेट है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो जब यूजर ए एक्सेस करेगा तो वो एक्सेस हो जाएगी, मगर यूजर बी की जो एक्सेस है वो ब्लॉक कर दी जाएगी क्योंकि उसको टॉप सीक्रेट की क्लियरेंस ही अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से टॉप सीक्रेट क्लियरेंस कभी भी मिलेगी फिर वो इन फोल्डर या फाइल्स को या रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकेगा। ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डैक और मैक के बीच में डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, तो वो लेबल्स और क्लासिफिकेशन की बेस पे जो सी है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है। ये जो एस सी लिनक्स है ना, एस सी लाइनक्स, ठीक है, ये मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल बेस्ड है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, रोल बैक एक्सेस कंट्रोल क्या कि यूजर ए जो सा है, सबसे पहले 3 पॉइंट समझते चले कि बेस्ड ऑन द रोल्स एंड फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि यूजर जो सा है, ये जो सब्जेक्ट्स है हमारे, ठीक है, इनके रूल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, रोल असाइनमेंट इज नॉट डिस्क्रिशनरी कि भाई यार मैंने कहा चल तू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आ जा, तू सेल्स में आ जा। ये कंपनी पॉलिसी ड्राइव करती है। एचआर में आया बंदा, कंपनी ने उसे एक्सेस दी, बार जो भी सूरत हाल है उसे जिस डिपार्टमेंट में होगा उसे कंपनी पॉलिसी बाईपास नहीं की जा सकती इसमें। ठीक है, परमिशंस आर कनेक्टेड टू द रोल नॉट टू द यूजर। परमिशन हमने दी होगी रोल्स के हिसाब पे कि हमने कहा इंजीनियरिंग को रीड राइट एग्जीक्यूट दे दो, सेल्स को एग्जीक्यूट दे दो, मार्केटिंग को सिर्फ रीड दे दो। ठीक हो गया। अब अगर ये एक यूजर है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है तो उसको इंजीनियरिंग के हिसाब से परमिशन मिल जाएगी एबीसी रिसोर्सेज पे। इसी तरह बी जो सा है वो सेल्स में है तो उसको सेल्स के हिसाब से परमिशन मिल जाएगी। सी जो सा है वो सेल्स और मार्केटिंग दोनों में है तो उसे इन दोनों के बराबर की परमिशन मिल जाएगी। सेल्स को एग्जीक्यूट है और मार्केटिंग और रीड एंड राइट है तो उसे रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की तीनों मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ये है कि रोल्स को परमिशन दी जाती है ना कि बंदे को। काशिफ डजंट हैव एनी वैल्यू इन इट, इट इज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। काशिफ इंजीनियरिंग में तो उसे इंजीनियरिंग के हिसाब से एक्सेस मिलेगी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो सा है अब एक्सेस कंट्रोल मॉडल के अंदर एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो सा है प्रोजेक्ट कैटेगरी इंजीनियरिंग है और प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, अब ये जो बंदा है, ठीक है, अब इसके अंदर हमने ना एनवायरमेंटल वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, हमने इसमें एनवायरमेंटल वेरिएबल डाल दिया। एनवायरमेंटल वेरिएबल हमने कहा जी बिल्डिंग ए। अब जब ये यूजर जो सा है एक्सेस करने की कोशिश करेगा, इंजीनियरिंग में है बिल्कुल, ठीक है, बिजनेस यूनिट सिक्योरिटी इंजीनियर है, ठीक हो गया, उसके पास प्रोजेक्ट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के प्रोजेक्ट पे एक्सेस है और लोकेशन बिल्डिंग ये है। जिस तरह ये एक्सेस कंट्रोल के पास है, एक्सेस कंट्रोल ये तमाम वेरिएबल वेरीफाई करेगा। और जिस तरह हमने एनवायरमेंटल वेरिएबल डाला हुआ है या लोकेशन वेरिएबल हमने डाला हुआ है, हमने कहा बिल्डिंग ए से एक्सेस कर सकता है तो उसको एक्सेस मिल जाएगी। अब ये जो यूजर है, ये जो सा फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग ए में नहीं बैठा हुआ, ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। ठीक है, अब जब ये यूजर एक्सेस करने की कोशिश करे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी इंजीनियर है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, मगर वर्किंग फ्रॉम होम कर रहा है, तो हमने उसको एक्सेस नहीं देनी। ठीक है, क्योंकि हमने इस पे एट्रीब्यूट ये ऐड कर दिया, एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं ना हम यहाँ पे कि एनवायरमेंटल वेरिएबल या बिल्डिंग वेरिएबल या लोकेशन उसकी जो सी है बी ए होनी चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग ए होनी चाहिए। तो ये हो गया एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो हम इसके अंदर फर्दर डिटेल में जा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल रोल इंजीनियर है, ठीक है, मगर ये परमानेंट इंजीनियर है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल इंजीनियर है। तो परमानेंट इंजीनियर्स को हमने एनवायरमेंटल वेरिएबल ऐड कर दिया कि परमानेंट इंजीनियर। ठीक है, तो सिर्फ परमानेंट स्टाफ को एक्सेस हासिल है और किसी स्टाफ को एक्सेस हासिल नहीं है। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, गो के वो सिक्योरिटी इंजीनियर है, एनजी फायरवॉल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के ऊपर, मगर उसको एक्सेस हासिल नहीं होगी। दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। डिफरेंट सिनेरियोज में प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट तरीके कार से ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट हुए हुए होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिस्को की फायरवॉल में जो है एट्रीब्यूट बेस्ड नहीं है, पोलो ऑल्टो की फायरवॉल में है या नहीं, मगर आपको एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स की समझ होनी चाहिए। फिर आप इसको जिस जिस भी मॉडल जिस भी सिनेरियो में इसको इंप्लीमेंट करेंगे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब आइडेंटिटी एक्सेस कंट्रोल के अंदर एक चीज है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल ए, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेट किया कि क्या ये जो बंदा कह रहा है ये वही है। ठीक है, उसके लिए हमने देखा था कि समथिंग यू हैव, समथिंग यू आर, समथिंग यू नो।
ठीक है, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दी हमने, ऑथेंटिकेशन दे दी, ऑथराइजेशन, ये जो पीछे एक्सेस कंट्रोल दिए ये ऑथराइजेशन ही है सॉर्ट ऑफ, कि क्या इसको रीड राइट परमिशन है, फिर उसके बाद हमने उसे अकाउंटिंग करनी शुरू कर दी। अब ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल की ये ट्रिपल ए को डील करने के लिए हमारे पास सर्वर्स हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, आपका रेडियस सर्वर का आपने नाम सुना होगा, इसी तरह हमारे पास एक सर्वर है कॉल्ड टेकेक्स सर्वर, इसी तरह एक सर्वर है जिसे डायामीटर है। डायामीटर के बारे में 2 पेजेस लिखे हुए हैं आपकी बुक ने, मैं उसको थोड़ा सा बाईपास करूंगा क्योंकि डायामीटर इतनी इज मोर ऑफ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट टू यू गाइस। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहीं नहीं नजर आएगी। ठीक है, तो रेडियस जो है वो रिमोट एक्सेस डायल इन यूजर सर्विसेज ट्रिपल ए प्रोटोकॉल यूज करता है, आरएफसी का स्टैंडर्ड है, ये तमाम पीपीपी पी चैप चैप ईएपी सारा कुछ करता है, ये पैप तो आजकल कोई भी नहीं यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि यूजर जो सा है वो एक डिवाइस से कनेक्ट होता है। ठीक है, वो डिवाइस कुछ भी हो सकती है, आप बिल्डिंग में गए, आपके पास एक लैपटॉप था, आपने वायरलेस को कनेक्ट किया, वो जो वायरलेस लैन कंट्रोलर है वो जाके बैक एंड पे एडी से ऑथेंटिकेट कर रहा है या आईएसई से ऑथेंटिकेट कर रहा है, किसी भी चीज से ऑथेंटिकेट कर रहा है। ठीक है, सप्लीसेंट ऑथेंटिकेटर की स्टोरी हम आगे देखेंगे। तो जिस तरह वो रेडियस के क्लाइंट के पास जाता है, ये आपका जो राउटर होता है या वायरलेस लैन कंट्रोलर होता है या जो स्विच होता है वो आपका रेडियस क्लाइंट होता है, और वो रेडियस क्लाइंट को कहता है कि एक्सेस रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है, ये यूजर नेम पासवर्ड है, रेडियस सर्वर उसे कहता है कि एक्सेस एक्सेप्ट कर ली या रिजेक्ट कर ली, अगर रिजेक्ट कर ली तो वो उसको एरर मैसेज आ जाता है, एक्सेप्टेड हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन चैलेंज भेजता है या नहीं, और उसके बाद वो ऑथेंटिकेट हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह एक और डिफरेंट किस्म का प्रोटोकॉल है विच इज कॉल्ड टेकेक्स प्लस, मगर ये सिस्को प्रोप्राइटरी है और ये टीसीपी बेस्ड है। ठीक है, टर्मिनल एक्सेस कंट्रोलर एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज, कुछ लोग इसे लिखते थे टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट जो सा है, ठीक है, वो ऑथेंटिकेट करता है, उसे ऑथेंटिकेशन का रिप्लाई आता है, कंटिन्यू विद द सर्वर नेम यूजर नेम पासवर्ड वो शेयर करते हैं सारा कुछ, उसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पांस आ जाता है, अकाउंटिंग होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें अकाउंटिंग आनी शुरू हो गई है, रेडियस के अंदर आपके पास अकाउंटिंग नहीं थी। ठीक है, यूजर ने कौन सी कमांड भेजी है, ठीक है, और रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन बेस्ड ऑन द कमांड, देखिए ग्रैनुलर कंट्रोल है। ठीक है, इसकी आपको एक कॉमन प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, अगर आपने सिस्को के राउटर के ऊपर ऑथेंटिकेशन के लिए आपने रेडियस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये शो इंटरफेस ब्रीफ की कमांड ना रन कर सके। हाउएवर अगर आपने टेकेक्स कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है, तो आपके जो बैकएंड का जो सर्वर है वो भी टेकेक्स कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, सिस्को आईएससी और एसीएस सर्वर दोनों अब टेकेक्स कंपैटिबल है, पहले आईएससी में नहीं था, अब आईएससी में आपको लाइसेंस बाय करना पड़ता है टेकेक्स प्लस के लिए। तो अब जिस तरह ही आपका जो राउटर है वो राउटर को पे आप शो रन की कमांड चलाना चाहते हैं, तो वो आईएससी या आपके टेकेक्स सर्वर से वेरीफाई करता है कि क्या इस बंदे को ये परमिशन है, तो आप ग्रैनुलर परमिशंस दे सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, और फिर इसके अंदर एक फर्दर कॉन्सेप्ट आता है डाउनलोडेबल एसीएल्स का, मगर वो अभी हम बाईपास कर रहे हैं, हम उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक वैसे ही मेरे जहन में आया था। तो स्टार्ट एंड स्टॉप एंड रिकॉर्डिंग, तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। टेकेक्स इज मोर एडवांस प्रोटोकॉल, मगर उसकी लिमिटेशन ये है कि वो सिस्को प्रोप्राइटरी है, उसके लिए फिर आपको आईएससी सर्वर लगाना पड़ता है या एसीएस सर्वर लगाना पड़ता है। अगर आप अभी डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर हैं ट्रिपल ए सर्वर लगाने के, तो अब उसे आईएससी लगाएं, एसीएस ना लगाएं, क्योंकि सिस्को ने फारिग कर दिया मेरे ख्याल में, कुछ अरसे में हो जाना है। ठीक है, और रेडियस अगर आपके पास है तो रेडियस भी वो सारे काम करता है, मगर जाहिर है अकाउंटेबिलिटी जो सी है उसके अंदर नहीं है, ग्रैनुलर कंट्रोल्स नहीं है। ठीक है, टेकेक्स और रेडियस में डिफरेंस। ठीक है, एक टीसीपी बेस्ड है, यूडीपी बेस्ड है, एक आरएफसी स्टैंडर्ड है, सिस्को टेकेक्स सिस्को प्रोप्राइटरी है। ठीक है, और कुछ प्रोटोकॉल्स के लिए काम करता है, यानी टेकेक्स के अंदर पूरे का पूरा पैकेट इनक्रिप्ट किया जा सकता है। ठीक है, मगर रेडियस के अंदर पूरे का पूरा पैकेट इनक्रिप्ट नहीं होता, सिर्फ पासवर्ड इनक्रिप्ट होते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग की कैपेबिलिटी और ग्रैनुलर कंट्रोल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये हम लोगों ने टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल देख लिए। ठीक है, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल हो गया, सारा कुछ हो गया। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमने देख लिया था ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की स्टोरी पढ़ ली थी, फिर अब उसके बाद हमने जो है रेडियस वगैरह पढ़ लिया। अब हमने पोर्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लगानी है। पोर्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या, कि आपके नेटवर्क में एक बंदा आया और उसने केबल प्लग इन कर दी। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी लगा सकते हो, विच इज मैनुअल प्रोसेस, कि आप कहते हो यार इस डिवाइस, ये जो डिवाइस का मैक एड्रेस है ये सिर्फ इसी पोर्ट पे कनेक्ट हो सकता है, अगर उसने कल को पोर्ट चेंज की तो हो नहीं होता। अक्सर मीटिंग रूम्स के अंदर ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सोल्यूशन लगे होते हैं, हम उसे मैक एड्रेस बेस करते हैं ताकि लोग अनप्लग करके अपने लैपटॉप ना प्लग इन करें। ठीक है, पर दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन आपकी कंपनी के हिसाब से। अब इसके बाद एक और टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल या पोर्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आती है, विच इज वेरी वेरी कॉमन, पीसीआई बेस्ड एनवायरमेंट्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, इज कॉल्ड 802.1x। 802.1x क्या होता है, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है।
ठीक है। ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है जो आपका रेडियस सर्वर हो सकता है, आपका टेकेक्स सर्वर हो सकता है। सप्लीसेंट होता है, ठीक है, यूजर डिवाइस, यूजर का लैपटॉप है, यूजर का आईपी फोन है, कुछ भी हो सकता है। और अथेंटिकेटर जो डिवाइस जिससे आपका सप्लीसेंट बात कर रहा है, ठीक है। इस पूरे सिचुएशन के अंदर हमारे पास एक क्लाइंट पीसी है, ये स्विच है और ये रेडियस है। अब नॉर्मल नेटवर्क्स में क्या होता है, अगर जिनमें 802.1x एनेबल नहीं होती, ये नॉर्मली स्विच के अंदर जाके कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है 802.1x, और उसे बताना पड़ता है भैया ये तुम्हारा रेडियस सर्वर है, यहाँ से ऑथेंटिकेट करना, उसके बगैर किसी बंदे को अपने नेटवर्क पर कनेक्ट नहीं होने देना, ठीक है। तो जिस तरह यूजर प्लग इन करता है तो हमें आईपी एड्रेस मिल जाता है, मगर जो 802.1x बेस्ड नेटवर्क होते हैं जिनमें पोर्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लगाई होती है, उनमें नहीं मिलती है एक्सेस, ठीक है। बहुत बहुत कम नेटवर्क्स में ऐसी डिप्लॉयमेंट होती है, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि किसी नेटवर्क में नहीं होती, ठीक है। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के मैसिव नेटवर्क्स देखे हैं जहां 802.1x डिप्लॉयमेंट हुई है। तो 802.1x क्या होती है, यूजर जाता है और अपना लैपटॉप प्लग इन करता है और सिर्फ उसको EAPOL एक्सटेंडेबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर लैन जो सा है, EAPOL जो सा है वो इनेबल हो जाता है, और सिर्फ उसकी वो कम्युनिकेशन जा सकती है, बाकी सारे काम नहीं हो सकते। HTTP FTP या KRB5 मुझे नहीं पता, DHCP जाहिर है उसे आईपी एड्रेस चाहिए। तो ये पास थ्रू होता है। जिस तरह ये कनेक्ट होता है तो EAPOL स्टार्ट के रिक्वेस्ट भेजता है स्विच को, स्विच कहता है आइडेंटिफाई कराओ, ये अपना रिक्वेस्ट भिजवाता है, वो रिक्वेस्ट रेडियस को भेजता है, रेडियस चैलेंज भेजता है, वन टाइम पासवर्ड भेजता है, EAP सक्सेस हो जाता है और पोर्ट ऑथराइज हो जाती है। जिस तरह पोर्ट ऑथराइज हो जाती है, स्विच इस पोर्ट को उठा के उस VLAN में डाल देता है जिस VLAN में उसे होना चाहिए। वो काम करता रहता है, सारा काम कुम करने के बाद वो लॉग ऑफ होने की कोशिश करता है, लॉग ऑफ हो जाता है, पोर्ट अनऑथराइज, दोबारा वो अनप्लग करेगा, प्लग इन बैक करेगा, उसे दोबारा ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। दैट इज 802.1x फ्रॉम 100 मीटर्स व्यू, ठीक है। ये 100 मीटर के व्यू से जो से आपने 802.1x को समझ लिया कि ये पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। बीइंग अ सॉक एनालिस्ट आपको जरूरत नहीं है, मगर ये ना हो कि आप कहीं जाएं और कहीं कोई कहे आपको यार यहाँ पे 802.1x लगी हुई थी, हमारा नेटवर्क कंप्रोमाइज हो गया, तो आपको समझ ही ना 802.1x क्या है, ठीक है। तो अगर किसी 802.1x नेटवर्क के अंदर, तो इसका मतलब सबसे पहला क्वेश्चन आप ये पूछें क्या किसी बंदे का पीसी तो नहीं कंप्रोमाइज हुआ, बता, या पीसी तो नहीं किसी का चोरी हुआ था और क्रेडेंशियल्स चोरी हुए थे, क्या पॉसिबिलिटी है कि हैकर फिजिकल नेटवर्क में ही आया हो, ठीक है। तो आप उसको, या आप उसे पूछोगे 802.1x रिप्लाई हुआ था, नहीं, अच्छा चलो एक रिकमेंडेशन में आप ये डाल दोगे अपनी रिपोर्ट के अंदर, एक लाइन ऐड होगी, लाइन की बड़ी वैल्यू होती है, 802.1x लगा दो, ठीक है, ताकि कल को कोई आपके नेटवर्क में अपना लैपटॉप ला के प्लग इन ना कर सके, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल के अंदर एक और टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल की ही कैटेगरीज में व्हीकल्स, व्हील एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कुछ लोग इसे व्हील एंड मैप्स भी कहते हैं, बट आई सॉर्ट ऑफ न शो, ठीक है। अप्लाइज ऑन द पैकेट, अप्लाइज टू, कैन बी अप्लाई टू एनी VLAN के बिटवीन द VLAN जो कम्युनिकेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। और ये जो ACL है, ये TCAM जो हार्डवेयर है, जो लेयर टू स्विचिंग कर रहा होता है वो डील कर रहा होता है। व्हीकल्स इग्नोर एनी सिस्को iOS ACL फीचर्स आर नॉट सपोर्टेड इन द हार्डवेयर। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो VLAN है, से फॉर एग्जांपल एक्सेस मैप, उर्दू IT10, ठीक है, और उसमें सिर्फ VLAN 10 की ट्रैफिक जा सके, एक्शन फॉरवर्ड और बाय डिफॉल्ट ड्रॉप, और एक्स VLAN फिल्टर लगा दिया VLAN लिस्ट के ऊपर 12 और 16 के दरमियान, तो सिर्फ इसकी ही ट्रैफिक फ्लो होगी इस VLAN के अंदर और कोई नहीं होगी फ्लो। तो ये VLAN बेस्ड ACL है। ये एक्चुअली मकसद एक्सेस कंट्रोल के चैप्टर का ये है कि आपको बताना कि किस किस्म के कंट्रोल लग सकते हैं नेटवर्क के अंदर। पोर्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लग सकता है, ये VLANs के अंदर भी, यानी किसी ने कहना हो कि मल्टीपल VLANs की ट्रैफिक है, तो मैंने अगर उसे कंट्रोल करना तो आप कहोगे व्हीकल्स लगा लो, ठीक है ना, CCNP स्विच में जाके पढ़े व्हीकल्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड प्रोफाइलिंग, ये जो हम रेडियस टेकेक्स की बात कर रहे हैं, ये जो बैक एंड पे सर्वर पड़ा हुआ और हमें बताता है कि यार ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, उसके लिए बहुत सारे सर्वर्स हैं सिस्को के पास। पहली जो कैटेगरी ऑफ सर्वर है जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, सिस्को ACS सर्वर, एक्सेस कंट्रोल सर्वर है। और फिर अब रिसेंट जो सर्विसेज या बीस्ट आया वो है ISC, आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन, ठीक है। दैट इज अ CCNP सिक्योरिटी टॉपिक, मगर ज़ाहिर है हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। और एक तीसरे टाइप का सर्वर है जिसे हमने कहा था, उसे क्या कह रहा था मैं, कि डायामीटर, ठीक है। डायामीटर जो सा है लेवल की, वो करेगा, एक सेकेंड यार, ठीक है। तो ये डायामीटर जो सा है इसको सपोर्ट करता है। और टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक इसकी डिप्लॉयमेंट नहीं देखी, ठीक है। ये सिस्को प्राइम नेटवर्क रजिस्ट्रार टाइप की चीज़ है, और ये मोस्टली जो सा है ना, ये मोबाइल कम्युनिकेशंस टाइप की डिवाइसेस को या टेलिको एनवायरनमेंट के अंदर यूज हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो सा है वही एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप सो आपको बहुत
बहुत अनलाइकली आपको इससे वास्ता पड़े। अगर आपको इससे वास्ता पड़े तो आपने इसको देखा भी होगा फिर। एनीवे उसके बाद जो सा आप आ जाती हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन के लिए आप वीलैंस यूज कर सकते हैं, आप फायरवॉलिंग यूज कर सकते हैं, आप डीएमजी यूज कर सकते हैं। डीएमजी का बहुत हाई लेवल व्यू दूं कि ये आपके पास फायरवॉल है और ये फायरवॉल के बाहर ये बैड इंटरनेट लगा हुआ है और ये आपका इनसाइड नेटवर्क है जिसे आपने सिक्योर रखना है, ठीक है, और ये आपकी फायरवॉल है, ठीक है। ये फायरवॉल थोड़ी बना ले, ठीक है, ये फायरवॉल। अब मसला ये है कि आपने एक वेब सर्वर रखना है और वेब सर्वर को लोगों के लिए एक्सेसिबल करना है जो इंटरनेट से है। तो आप क्या करते हो, आप एक डीमिलिटाइज्ड नेटवर्क बनाते हो और ये यहाँ पर वो सर्वर रख देते हो। तो होता ये है कि आप कहते हो कि जिसने इंटरनेट से आना है तो वो इंटरनेट से वो इंटरनेट से ऐसे इसको एक्सेस कर ले, ठीक है। मगर इस सर्वर की इनबाउंड इंटरनल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड होती है। तो ये नॉर्मली कॉन्सेप्ट होता है डीएमसी का, मगर मैं कॉर्पोरेट डीएमसी में कभी भी कोई चीज़ रखने के इतने हक में नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ अब आजकल के दौर में तो अब चीज़ें इतनी डिफरेंट हो गई हैं, मैं कहता हूँ अगर किसी ने रखनी है तो वो क्लाउड पे रख ले, ठीक है। 12 अपनी अपनी अप्रोच, अपनी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी स्टैंडर्ड्स का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जो सा फायरवॉलिंग होगी, डीएमजी होगी। अच्छा, वीलैन के अंदर ना कोई दो या तीन किस्म की पोर्ट्स होती है। वन इज कॉल्ड प्रोमिस्कियस पोर्ट। प्रोमिस्कियस पोर्ट एक ऐसी पोर्ट होती है जिसके साथ तमाम टाइप्स ऑफ पोर्ट काम बात करती हैं, ठीक है। आइसोलेटेड पोर्ट्स होती हैं एक किस्म की जिसके साथ कोई भी बात नहीं करता। ये वीलन 10 का ही पार्ट होंगी मगर आपस में बात नहीं करेंगी कि आइसोलेटेड पोर्ट, कम्युनिटी पोर्ट या दूसरी पोर्टों के साथ बात कर रही होंगी। मगर आइसोलेटेड पोर्ट जो सी है वो परमिस्कियस के साथ बात कर रही होगी, मगर आइसोलेटेड आइसोलेटेड दोनों आपस में भी बात नहीं करेंगे। अगर दोनों ने बात करनी होगी तो प्रोमिस्कियस। तो नॉर्मली जो ट्रंक पोर्ट होती है उसे प्रोमिस्कियस कहते हैं अगर हम लोग। और उसके बाद कम्युनिटी पोर्ट्स होती हैं। कम्युनिटी पोर्ट क्या होती हैं, जो कम्युनिटी ए में है वो सारी की सारी पोर्टें आपस में बात करेंगी, कम्युनिटी बी आपस में बात करेंगी, मगर ए और बी आपस में बात नहीं करेंगी, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए नॉर्मली जरूरत कब पड़ती है कि अगर मेरे पास एक स्विच है, ठीक है, और उसमें डीएमसी चल रहा है और उसमें ये जो दो पोर्ट है उस पर मैंने अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है। और ये की सारी पोर्ट्स जो सी है 100 वीलैन का पार्ट है और ये जो है ये इसमें 3 सर्वर लगे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन तमाम सर्वर्स की पोर्ट्स को आइसोलेटेड पोर्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ये सर्वर कंप्रोमाइज हो जाए तो हैकर इधर ना आ सके, ठीक है। और इस इन दो पोर्ट्स को कम्युनिटी पोर्ट कर दूंगा, खुदा ना खास्ता ये सर्वर कंप्रोमाइज हो जाए तो ये इधर ना आ सके और ये कम्युनिटी पोर्ट इन्हें डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। विद इन अ वीलन आप आइसोलेशन कर सकते हो, मगर इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। अगर ये चीजें जब भी आपने डिप्लॉय करनी तो बड़े सोच समझ के ध्यान से इस चीज को डिप्लॉय कीजिएगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा ट्रस्ट सेक है। ट्रस्ट सेक ना जो सा है ये अभी सिस्को ने रिसेंटली डिप्लॉय करना शुरू किया है। अगर आपके पास कोई ऐसे नेटवर्क हैं जो लाइक 7-7 10-10 साल से चल रहे हैं तो मे बी इट इज हाईली लाइकली कि वो कंपेटिबल ना हो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी ग्रुप टैगिंग, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप टैगिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो फिर आपको ये ट्रस्ट सेक का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सिस्को ने मोस्टली 1 या 2 पेजेस में, क्योंकि सिस्को अब ग्रेजुअली इस चीज़ को ना हर एक टॉपिक्स में डालेगी। फ्यूचर में ये सीसीएनए सिक्योरिटी में भी आ जाएगा और अभी सीसीएनए साइबर ऑप्स में है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका छोटा सा प्रैक्टिकल आ जाएगा। और ये ट्रस्ट सेक जो सा है सिस्को कहती है कि आपने जब भी पॉलिसी बनानी होती है आप कहते हो जी 10.1.1.1 जो सा है वो 192.168.0.1 तक जा सके, ठीक है। कहता व्हाट इफ किसी के पास वो आईपी एड्रेस हो और कोई वो आईपी एड्रेस ले ले, ठीक है, तो आपकी फायरवॉल के कंट्रोल्स बाईपास हो जाते हैं। तो वो कहते हैं हम ऐसा करते हैं कि जो इंक्रिप्टेड फील्ड एक है मैकसेक के अंदर, ठीक है, मैं पैकेट फ्रेम्स के अंदर नहीं जाऊंगा, वहां पे हम एक वैल्यू ऐड कर देते हैं जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप टैग, ठीक है, एक नंबर है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जितने इंजीनियरिंग के लोग हैं उनको मैं टैग नंबर दे देता हूँ 16, ठीक है। ये बिलियंस में चले जाते हैं, मिलियंस में चले जाते हैं 16 बिट्स के, मगर मैंने कहा ये 16 टैग दे दिया, ठीक है। अब जिस तरह ही काशिफ का पीसी कहीं पे भी लॉगिन करता है, फ्लोर पे लॉगिन करता है, डायल अप वीपीएन से लॉगिन करता है, वायरलेस से कनेक्ट करता है, जिस तरह ही वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा यूजिंग हिज क्रेडेंशियल ईडी यूजर नेम पासवर्ड जो भी है, तो जो आईएससी या ऑथेंटिकेशन या रेडियस सर्वर है वो उसको एक टैग दे देगा, टैग नंबर 16। अब वो पूरे नेटवर्क में टैग नंबर 16 की एक्सेस लेके फिरता रहेगा और फायरवॉल्स के अंदर जो नई फायरवॉल है 9.x, ठीक है, ASA 9.x है मेरे ख्याल में, कि वर्जन के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। और ये टैग है वो, हमने कहा जी टैग नंबर 16 जो सा है वो कहीं पर भी जा सकता है ऑन द पोर्ट नंबर आईपी,
और इसी तरह जिस तरह अगर आप लोगों को फायरवॉल को ACL लिखने की आदत हो तो आप देखेंगे आप लिखते हैं सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, HTTPS परमिट। अब इसके अंदर देखें क्या हुआ है, सोर्स आईपी एड्रेस एनी, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एनी, बट सोर्स SGT इज CC स्कैनर और क्रेडिट कार्ड सर्वर तक जाने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली जो भी हमारे यूजर्स होंगे AD के हिसाब से वो ISC उन्हें एलोकेट करेगा और उन्हें उस ग्रुप में डाल देगा और उन्हें सिर्फ उस टैग में जाने की इजाजत होगी। जिस तरह ऑल एम्प्लॉय टैग्स टू HR सर्विसेज आर परमिटेड, जितने के जितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उसके अंदर जितने मर्जी टैग हो सकते हैं। टैग किसकी बात करें हम, सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स की। ये सिक्योरिटी ग्रुप टैग एलोकेट कौन करेगा, हमें रेडियस सर्वर या जो ISC सर्वर है, ठीक है, वो कहेगा जी काशिफ है उसको ISC टैग 16 दिया हुआ है। ठीक है, आसिफ है वो भी इसी टीम में इंजीनियरिंग का भी पार्ट है, वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उसको भी ISC 16, ये पर यूजर बेस्ड टैगिंग नहीं है। ठीक है, नो डिवाइस बेस्ड ACL, डिवाइस बेस्ड ACL नहीं है, अब SGT बेस्ड ACLs लगा करेंगे। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी ट्रस्ट सेक हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मजे की बात क्या होती है, अगर मैंने आगे डायग्राम बनाई है तो मैंने सिस्को से चोरी की है कि मार्केटिंग वाला लड़का है उसको SGT टैग 6 3 दिया हुआ है और इसको SGT टैग 5 दिया हुआ है। अब ये दोनों जो उनसे यहाँ आके इस स्विच से कनेक्ट होंगे, स्विच इस SGT टैग्स को समझेगा। ठीक है, और उसके बाद वो अगर मार्केटिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ACS सर्वर से बातचीत होगी, रेडियस सर्वर से बातचीत होगी, ये दोनों एक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मार्केटिंग की डेटाबेस को एक्सेस करेगा तो ये स्विच पे पॉलिसी होगी कि भाई क्या मैंने SGT3 को मार्केटिंग जाने की परमिशन देनी है तो जाने देगा, मगर SGT3 अगर इंजीनियरिंग में आने की कोशिश करेगा तो उसकी एक्सेस डिनाई हो जाएगी। ठीक है, तो इट गिव्स यू अ सेंट्रलाइज कंट्रोल के कौन से SGT को कहाँ पे जाने की परमिशन दी जा सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा मैंने एक डायग्राम और थी कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर यहाँ पे स्विच के अलावा एक और स्विच लगा हुआ है तो ये जो दो स्विचेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो इनक्रिप्टेड होती है, कि जिस तरह इसका पैकेट आएगा यहाँ पे ये डिक्रिप्ट होगा, रीड करेगा, उसको दोबारा इनक्रिप्ट कर देगा, आगे भेज देगा, फिर यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, फिर दोबारा इनक्रिप्ट होगा। लोड बढ़ता है मगर apparently Cisco says कि our devices are capable enough with this trust stack capability, और ये फीचर सेट है। अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है, जो मजीद पढ़ना है, सिस्को के पास बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, cisco.com/trustsec एंटर, तो आपके पास वो खुल जाएंगे और आप उनको एक दफ़ा नज़र मारिएगा। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करता हूँ 2 4 वीडियोस भी देख लीजिएगा, मगर बेसिक आइडिया यही है कि आप SGT टैग की बेस पे सिक्योरिटी कैरी कर रहे होंगे और अक्रॉस द नेटवर्क कैरी करेंगे। ठीक है, अगर इस अपलिंक के ऊपर मैंने SGT16 आने की परमिशन नहीं दी हुई तो ये ट्रैफिक यहाँ पे जा ही नहीं सकती। बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर मुझे बिगेस्ट कंसर्न यही है कि इसमें ट्रबल शूटिंग टाइम बढ़ जाएगा, मगर 12 सेंट्रलाइज सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। अच्छा, उसके बाद अदर कॉन्सेप्ट्स जो सिस्को ने डिस्कस किए हुए एक दो पेजेस के अंदर इज IDS, इंट्रूजन डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी, इंट्रूजन प्रिवेंशन। इसके बारे में हम लोग बहुत दफा पढ़ चुके हैं, अगर आपने मजीद पढ़ना है तो CCNA सिक्योरिटी से पढ़े। आई वुड नॉट ट्राई टू इन्वेंट द व्हील हेयर। ठीक है, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये बहुत कॉमन आजकल कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लोग जो उनसे होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन की तरफ जा रहे हैं। एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर, इधर सिस्को ट्राई कर रही है अपना AMP सोल्यूशन सेल करने के लिए। IDS IPS में आपको पता होना चाहिए फॉल्स पॉजिटिव क्या है, फॉल्स नेगेटिव क्या है, ट्रू पॉजिटिव क्या है और ट्रू नेगेटिव क्या है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है CCNA सिक्योरिटी में, तो आई वुड सजेस्ट यू गो एंड वॉच देयर। ठीक है, तो आज का पूरे का पूरा लेक्चर मेरे ख्याल में अगर हम समराइज करें तो हमने एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स देखे। ठीक है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड और लाइक एट्रीब्यूट बेस्ड। फिर उसके बाद हमने जो सा है क्या देखा, हमने उसके बाद देखा जी पोर्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में देखा। ठीक है, 802.1x क्या है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी इंजन्स देखे और उसके बाद हमने नेटवर्क सेगमेंटेशन की कुछ टेक्निक देखी। ट्रस्ट सेक को हल्का सा टच किया है। ठीक है, कि ट्रस्ट सेक है क्या, कि डिस्पाइट ऑफ IP बेस्ड कंट्रोल करने के या डिवाइस बेस्ड कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप टैगिंग करनी शुरू कर दी और उन टैगिंग की बेस पे हम जो सा है कंट्रोल्स या परमिशंस असाइन करते हैं। ठीक हो गया, और IDS हिप्स और एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर हमने हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमें पता हम CCNA सिक्योरिटी में उससे ज़्यादा पढ़ के आए हैं हमें। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।